सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे आशा है कि आप तो मस्त होंगे, बिंदास होंगे, घर परिवार में एकदम अच्छे से होंगे। तो आज हम 5 से जो क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, तो 18वें चैप्टर पहुंच गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संचार एवं वितरण, ये किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो बच्चे हमारी वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो इंडिया कोने से, तो आपका कर्तव्य बनता है, हमारा मोटिवेशन बनता है कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशनों को कौन सी विद्युत लाइन से जोड़ा जाता है। मेन बात पकड़ो, कौन सी विद्युत लाइन से जोड़ा जाता है। तो ऐसी कौन सी लाइन है भाई? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है फीडर, दूसरा ऑप्शन है वितरण, तीसरा है सर्विस लाइन, चौथा है सर्विस मैन। तो 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपको कौन सा रहने वाला राइट आंसर बताएंगे। तो बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, फीडर। तो इसी से क्या जोड़ते हैं हम, हमारी विद्युत लाइनें फीडर से जुड़ी होती हैं। तो आगे चलते हैं, प्रश्न है हमारा दूसरा, आई माध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। हमारे 2 चालक लगे हुए हैं, तो 2 चालकों के बीच में जो प्रतिरोध इंसुलेशन होगा वो कितना होगा। तो पहला होता है अनंत, दूसरा 1 मेगा ओम से अधिक, और तीसरा ऑप्शन है 2 से अधिक मेगा ओम, और चौथा ऑप्शन है 3 मेगा ओम से अधिक। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा, जिन बच्चों ने बी लगाया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 ओम मेगा ओम से अधिक। ओके, प्रश्न तीसरा है, ठीक है, विविधता कारक डीएफ क्या है। विविधता कारक डीएफ क्या है? तो चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। बताएंगे बेटा कि डीएफ क्या होता है, किस प्रकार से लोड निर्धारित होता है, इसमें किस प्रकार से मैनुअल लोड होता है, इंस्टॉल लोड होता है, किस प्रकार से होता है, वो चारों आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसमें से कोई ना एक राइट आंसर होगा जो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें मैनुअल होता है जो लोड होता है, इंस्टॉल भी होता है, और मैनुअल इंस्टॉल लोड भी होता है, और एक्चुअल लोड होता है। तो चारों ऑप्शन है, तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, कमेंट करेंगे ए। क्या होगा? ए, मैनुअल लोड और इंस्टॉल लोड होता है। हमारा राइट आंसर क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा कि OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ये भाई साहब को इंसुलेटर दिखाई दे रहा है, इस इंसुलेटर का नाम बताना है आपको, ठीक है ना। तो मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा और, जिससे कि चारों नाम आ जाएं। ये 3 नाम आ रहे हैं, एक नाम उधर भी है, ठीक है ना। तो पहला है पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, तीसरा है स्ट्रेन इंसुलेटर। तो तीनों नजर आ रहे हैं आपको, तो देखना है आपको कौन सा रहने वाला है इसमें। और चौथा रहने वाला है साइकिल इंसुलेटर। तो साइकिल की भांति दिखाई देने वाला इंसुलेटर क्या कहलाता है? साइकिल इंसुलेटर कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। देख सकते हैं आप इस प्रकार से, जो हमारा जो इंसुलेटर है एक साइकिल की पहिए की तरह बना होता है, और जो गोल ऊपर होती है नीचे होता है, थोड़ा इसमें क्या होता है, कम होता है, एक पहिए की तरह आकृति होती है, ठीक है। तो ये कौन सा इंसुलेटर है हमारा? साइकिल इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी सप्लाई, एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है। भाई प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ाएंगे, प्रश्न मोस्ट प्रश्न रहने वाला है आपका। ये कह रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज का अनुपात क्या होता है। जो हमारे घर, फैक्ट्री, कारखाने, कंपनी, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, जिनमें जो वोल्टेज आती हैं, तो वहां वोल्टेज का अनुपात क्या होता है। तो वोल्टेज का अनुपात क्या होता है भाई? पहला ऑप्शन है कि 415 से 240 सॉरी, 240 से 110, तीसरा 415 से 110, और चौथा 11 kV से 415 वोल्ट। तो देखेंगे बेटा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, कमेंट करेंगे। तो बेटा जाहिर सी बात है कि आप इसमें जो हमारे घरों में,
कारखाना फैक्ट्रियों में जो लाइट का अनुपात चलता है, जो दो ही अनुपात चलते हैं, जो कौन से रहने वाले हैं, तो बताएंगे बेटा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा ए। मतलब कहने का है कि 415 से लेकर 220 वोल्टेज सिंगल में और 3 फेज कितने में बेटा 415। ये सिंगल फेज के लिए प्रयोग की जाती है और ये हमारी 3 फेज के लिए प्रयोग की जाती है, ये भी बता दें आपको लिए। और सिंगल फेज में न्यूट्रल और फेज का तार होता है, न्यूट्रल और फेज का तार होता है, ठीक है। और इसमें 3 फेज के तार होते हैं बेटा आर वाई वी, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल का तार। ऑपरेशन कर दिया प्रश्न का, तो इसी प्रकार से आप प्रश्नों को ढंग से देखें और ढंग से पढ़ें तो मैं मानता हूं कि कोई भी आपसे आंसर नहीं छूटेगा परीक्षा में देते समय। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा छठवां कि लाइन इंसुलेटेड का नाम क्या है। इंसुलेटर है हमारा लाइन इंसुलेटर का, इसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा का पेन प्रकार इंसुलेटर, दूसरा डेस्क प्रकार इंसुलेटर, तीसरा है साइकिल प्रकार इंसुलेटर और चौथा है लीलमैन प्रकार इंसुलेटर। तो बेटा चारों ऑप्शन नजर आपको आ रहे हैं, तो कौन सा रह जाएगा हमारा। तो जी बेटा लीलमैन का लीलमैन प्रकार का इंसुलेटर है ये हमारा, ठीक है ना। जैसे इसको डिक्स बोलते हैं, जो गोल होती है वो एक जगह लगी होती है, जैसे 11 केवी के लिए 1 और जैसे 11 दूनी 22 हो जाते हैं 2 और जैसे 33 हो जाए तो 3। इस प्रकार के हम अलग अलग वायरों पे इनका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा नीलमैन प्रकार का इंसुलेशन है, सस्पेंशन बोलते हैं इसको, जो क्या है नीचे की ओर लटका होता है इस प्रकार से। ये हमारे के एक दूसरे में हार्डवेयर होती है, जो हार्डवेयर से जुड़ा होता है, ये एक दूसरे में फंसे होते हैं, यहाँ से जब फंसाते हैं यहाँ पर एक दूसरे में लगा है, लॉक होते हैं जो एक दूसरे में फंसे होते हैं। ये हमारा क्या है वायर है, ठीक है ना, जो लॉक हमारी हार्डवेयर है उसमें लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होते हैं ये नीलमैन प्रकार का इंसुलेशन होता है, इसके बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। बेटा ध्यान रखना कि इस प्रकार का भी होता है और ये तो नीचे की तरफ इस तरह झुक रहा है, और एक इस प्रकार से भी होता है आपका, इस प्रकार से भी होता है, ऐसे भी। ये तो नीचे की तरफ है, एक इस प्रकार से भी होती हैं। इस प्रकार से भी होती हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि आई नियम के अनुसार घरेलू बाइलिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमत भार कौन सा है। उप सर्किट का मतलब होता है कि पावर जो होती है उससे कम पावर और उप पावर दो होती हैं। तो पावर के लिए कितना करते हैं, उप पावर के लिए कितना करते हैं। तो बेटा हम उप सर्किट में कितना करते हैं बताएंगे बेटा। तो पहला है 800 वाट, 1200 वाट और 2400 वाट और 3000 वाट। तो बेटा मैं बता देता हूं कि उप सर्किट में कितना करते हैं। उप सर्किट में तो करते हैं बेटा 800, और जो पावर सर्किट होती है हमारी, पावर सर्किट में कितना करते हैं बेटा कमेंट करके बताएंगे। उप सर्किट में तो कितना करते हैं 800 करते हैं, और 800 करते हैं तो इनके पौंड बिंदु कितने होते हैं 10 होते हैं। कितने होते हैं 10 बिंदु होते हैं, ठीक है ना। और इसमें पौंड बिंदु कितने होते हैं, यही बताना है, पौंड बिंदु बताने हैं और पावर सर्किट बतानी है कि इसके अंदर पावर सर्किट में जो कितनी वाट की सप्लाई होती है, ठीक है। तो इसमें भी दे रखा है, अगर किसी को पता होगा तो बता देगा लगभग मेरे हिसाब से। प्रश्न देखेंगे इंसुलेटर का क्या नाम है। जो इंसुलेटर दिखाई दे रहा है आपको, तो इस इंसुलेटर का नाम क्या है, देखेंगे कौन से सेट का बना होता है, किस प्रकार से बना होता है। बेटा इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए आपका, अगर यहाँ पे एक सेट और लगी आ जाए, किस प्रकार से, इस प्रकार से एक सेट लगी जाए तो डबल सेट हो जाता है, और इस प्रकार से एक और लगी आ जाए तो 3 सेट हो जाता है। ये तो एक सेट हो गया बेटा, ठीक है ना, 2 सेट 3 सेट, इनको सेट भी बोलती हैं, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। तो पढ़ेंगे स्टी इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, लील
इंसुलेटर और सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे 8वें प्रश्न में जो राइट आंसर बताएंगे। तो कौन सा रहेगा बेटा राइट आंसर हमारा 8वें में? तो हमारा रहेगा बेटा सिंगल सेड पिन इंसुलेटर, क्योंकि सिंगल सेड है जी बेटा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं भाई, इसको सिंगल सेड पिन इंसुलेटर कह रहे हैं। राइट आंसर डी बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखेंगे बेटा, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है? प्रश्न कहाँ समझ में आया? प्रश्न जहाँ समझ में आ गया कि क्रॉस सेक्शन जो कंडक्टर होता है हमारा, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है कोई ऊष्मीय हानि नहीं है, दूसरा है कि कोई त्वचा प्रभाव तो नहीं है, तीसरा है कोई शक्ति हानि तो नहीं है, और चौथा है कोई कोरोना हानि नहीं है। तो बेटा चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताएंगे 9वें में क्या रहने वाला, राइट आंसर बताएं कमेंट करके। कोई ऊष्मीय हानि ये तो हो ही नहीं सकती, कोई त्वचा प्रभाव ये तो पक्का ही हो सकता है, गारंटी होगा, और कोई शक्ति हानि ये तो हो नहीं सकती, कोई कोरोना इसमें होता ही नहीं है। तो बेटा क्या होगी हमारी क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकती हैं, पर क्या हो सकता है कि त्वचा की हानि हो सकती है। कहने का मतलब कोई त्वचा प्रभाव नहीं होगा, त्वचा प्रभाव नहीं होगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा बी, कोई त्वचा प्रभाव नहीं होगा, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर कोई त्वचा पे प्रभाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाकर? जो हमारे जो पिन इंसुलेटर होते हैं भाई, तो उनकी जो शेड होती हैं देखो इस प्रकार से बनी होती हैं। इस प्रकार से आपका बना होता है, ठीक है ना। तो जी अंदर की तरफ क्यों होती हैं जी, ये अंदर की तरफ क्यों होती हैं ये पूछ रहा है। ये हमारे क्या पिन लग गई इस पे, और ये क्या हमारा कॉन्टैक्टर वायर लग गया इस पे। तो जो गोल आकृति में अंदर की तरफ क्यों मोड़ती हैं ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, दूसरा है कि इस प्रकार इस पर बैठने के लिए, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं, तीसरा ऑप्शन है उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है कि वर्षा ऋतु में नियंत्रण जल प्रभाव को निष्क्रिय करता है। तो बेटा बताएंगे हमारे 10वें में राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो बेटा जाहिर सी बात है कि उच्च वोल्टता का सामना करने के लिए, कोई बात नहीं वो तो करता ही है, इससे तो हो नहीं सकता। इस प्रकार बैठने के लिए पक्षियों को आकर्षित, ये तो हो ही नहीं सकता, पक्षी तो कैसे बैठेंगे उस पर, गोल है स्लिप एकदम। और उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान, ये उच्च यांत्रिक शक्ति का तो प्रदानी का मतलब ही नहीं है। आपने जितनी सप्लाई गुजारने को गुजार दी, आप सप्लाई के हिसाब से क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंगल सेट डबल सेट, ठीक है ना। तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला बेटा, इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या है, डी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, वर्षा ऋतु में नियंत्रण जल प्रभाव को निष्क्रिय करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। जी आपको किस प्रकार का दिख रहा है, ओवरहेड लाइन का एक सिंबल दे रखा है, चित्र दे रखा है, जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं। देखो सिंबल तो हमारा इस प्रकार से होता है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है जी, सिंबल दिखाई दे रहा है आपको किस प्रकार से, ठीक है ना।
तो अपन थोड़ा सा समझ रहे हैं इसकी लैंग्वेज भाषा से, और इसने दे रखा है कि सिंबल किस प्रकार से हैं। अब उन कह सकते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है कि मुड़ा हुआ जोड़, दूसरा है सीधे आयतन का जोड़, चौथा है, तीसरा है ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, और चौथा ऑप्शन है कनेक्टर्स के माध्यम से सीधे जोड़। तो बताएंगे बेटा 11 में क्या रहने वाला है राइट आंसर? हमारा 11 में राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, ठीक है ना, एल्यूमीनियम कंडक्ट। बारहवां है ओवरलोड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई। प्रबलित किया जाता है, पहले आपको कमेंट में इसकी फुल फॉर्म बतानी है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब प्रश्न में देखते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं। तो लाइन सैग को कम करने के लिए, ये हो सकता है लाइन में कम करने के लिए। दूसरा है कि लाइन वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, और तीसरा है बेटा तन्यता बढ़ाने के लिए, और चौथा है धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो बेटा 12 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे, और देखो प्रश्न को आप ढंग से पढ़ेंगे। तो इसमें जो तरीका रहने वाला है राइट आंसर वो रह जाएगा सी। क्या रह जाएगा बेटा राइट आंसर? सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो तन्यता बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न पढ़ेंगे 13वां कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है भाई किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो दूसरा हमारे ऑप्शन है कि 2 फेज 4 तार, दूसरा ऑप्शन है कि 2 फेज 3 तार, तीसरा ऑप्शन है कि सिंगल फेज 2 तार, और चौथा ऑप्शन है 3 फेज 3 तार। तो राइट आंसर देखें बेटा 13 में कौन सा रहने वाला है। ये कह रहा है प्रसारण सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक के लिए कौन सा अपनाया जाता है? 3 तार और 3 फेज। ये जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह वितरण लाइन करते हैं, जैसे गांव के लिए फीडर से लाइन भेजनी है, 3 ही तार जाएंगे, 4 तार नहीं जाएंगे बेटा। जो घर के अंदर या कार फैक्ट्रियों के अंदर जो कारखाने होती हैं वहाँ 4 तार क्यों जाते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर से एक न्यूट्रल वायर स्टार्ट हो जाता है, और बस बार में एक और तार बढ़ जाता है, उसको ग्रीन तार कहते हैं, अर्थिंग का तार। तो जो बेटा वितरण लाइन के अंदर 3 तारों का उपयोग किया जाता है, तो कह रहा है 3 तार, वो 3 फेज और 3 तार। समझ में आ गया सारा सिस्टम? इस प्रकार से क्या करती हैं? प्रसारण सार्वभौमिक रूप से करते हैं। प्रश्न 14वां है कि लाइन समाप्ति पर कोने के खम्भे के लिए किस प्रकार के नैन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? जब हमारी को लाइन समाप्ति रही होगी तो वहां पर ऐसा कौन सा हमारा इंसुलेटर होगा जिसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चाहे गांव हो चाहे सिटी हो, जहाँ पर लास्ट खम्भा लगा देती हैं तो कहती हैं कि यहीं इस लाइट मतलब बिजली के तारों को स्टॉप कर दो। तो इस प्रकार से प्रश्न कह रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पिन इंसुलेटर, दूसरा है स्ट्रैंड इंसुलेटर, तीसरा है साइकिल इंसुलेटर, चौथा है नीलम बन इंसुलेटर। तो कौन सा बेटा 14 में राइट आंसर हमारा कमेंट करेंगे? तो मेरा साइकिल इंसुलेटर बेटा 14 में राइट आंसर सी।
रीलबंद इंसुलेटर भी कर सकती हैं बेटा जब साइकिल इंसुलेटर ना हो। ओके, तुम्हारा कौन सा है? साइकिल इंसुलेटर। प्रश्न है हमारा 15वां कि बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है भाई। तो पहला है स्पार्किंग से बचें, क्षण से बचें, ऑक्साइड बनाने से बचें, वायुमंडलीय दबाव से बचें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। 15 में क्या राइट आंसर रहने वाला है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाए ए, स्पार्किंग से बचें। स्पार्किंग होती है, क्या होता है? उससे बचा जाता है, इसलिए बाइंडिंग तार को क्या करती हैं? बहुत कस के बांधती हैं पिन इंसुलेटर के ऊपर। प्रश्न 16वां, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर, जो ओवरहेड लाइन होती हैं उन पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो ए सी एस आर एल्युमिनियम, जस्तीकृति लोहा, कठोर तांबा। तो बताएंगे बेटा 16 में क्या आंसर रहने वाला है बेटा? तुम्हारा क्या है? राइट आंसर ए सी एस आर। उसकी फुल फॉर्म बतानी बेटा कमेंट करके, ए सी एस आर की। प्रश्न 17वां कि विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विद्युत खंभा लगा होता है वहां पर क्रॉस आर्म लगा होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? जैसे कि तुम्हारा ये पोल है आपका, ठीक है ना, तो आपका इस प्रकार से क्या होता है? क्रॉस आर्म लगा होता है। ठीक है, यहां पर टॉप लगा होता है आपका, यहां से क्या है? वायर गुजरते हैं आपके इस प्रकार से, ये वायर गुजर रहा है, ये हमारा क्या है? क्रॉस आर्म, ये क्लंप से कसे हुए हैं। तो इस नाम की पूछ रहा है भाई, क्रॉस आर्म की पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है लाइन कंडक्टरों को सहारा देना, दूसरा है ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना, और तीसरा ऑप्शन है हमारा कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचा जाता है। चौथा प्रश्न है कि सहारे के बीच कंडक्टर शिथिलता को कम करता है। तो बेटा बताएंगे 17 में कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तो राइट आंसर हमारा है बी। क्या है बेटा राइट आंसर? वी। ठीक है, राइट आंसर हमारा वी, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना। प्रश्न 18 में आए, एच टी ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, एच टी मतलब हाई टेंशन लाइन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पिन इंसुलेटर, पूरा हाँ इधर है, चलो ठीक है इधर ले लेते हैं इसको। दूसरा है डिस्क इंसुलेटर, तीसरा है स्टे इंसुलेटर, चौथा है पोस्ट इंसुलेटर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा हमारा 20 में? राइट आंसर बताएंगे तो 20 में बेटा राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा, पोस्ट इंसुलेटर। तो इससे पहले वाले में क्या आंसर था बेटा? जे 18 में, हाँ 18 में क्वेश्चन है, सॉरी। तो 18 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 18 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, डिस्क इंसुलेटर। ठीक है, 19वें प्रश्न पढ़ेंगे, एसी पावर ट्रांसमिशन का
क्या फायदा है, जो एसी ट्रांसमिशन होता है उसका फायदा क्या है। ठीक है, तो पहला है कोरोना नुकसान नगण्य, दूसरा ऑप्शन ट्रांसमिशन लाइनों पर तनाव न्यूनतम है, और तीसरा है ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप। चौथा प्रश्न है कि वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी स्टेप डाउन किया जा सकता है। तो कौन सा रहने वाला है हमारा राइट आंसर बेटा, डी। ओके, क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी स्टेप डाउन किया जा सकता है, दोनों एक प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रश्न है 20वां, ACSR का मतलब क्या होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म आएगी बेटा, तुम्हारी फुल फॉर्म है डी, सीधा सीधा राइट आंसर डी है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 21वां, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। डबल आ गया बेटा प्रश्न, पहले भी आया था, ये भी आया था। प्रश्न है, पहला ऑप्शन है OH पोल को अधिक सहारा प्रदान करें, दूसरा है कंडक्टरों के बीच लघुपथ से सुरक्षा करें, और तीसरा है खंभों के बीच की रेखाओं की स्थिरता को कम करें, और चौथा ऑप्शन है इंसुलेटर पकड़ने हेतु कंडक्टरों को किधर से जकड़ता है। तो चारों ऑप्शन रहने वाले हैं बेटा, कमेंट करेंगे, बताएंगे 21 में वहां राइट आंसर क्या रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर रह जाएगा बेटा 21 में डी, इंसुलेटर पकड़ने हेतु कंडक्टरों को क्या करता है, इधर से जकड़ता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी। प्रश्न है 22वां है कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। जो भूमिगत केबल होती हैं तो ओवरहेड लाइनों से उसकी क्या फायदा है, पूछ रहा है प्रश्न की लैंग्वेज ये कह रहा है। ठीक है ना, जो भूमिगत केबल है तो उसकी तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। तो पहला ऑप्शन है कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है, दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं है, चौथा है त्वरित निरावेश से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं है। तो हमारा 22 में क्या रहेगा बेटा, राइट आंसर बताएंगे। तुम्हारे 22वीं में रहने वाला है दोष आसानी से क्या लगाएंगे, पता लगाया जा सकता है। भूमिगत केबलों की तुलना में ओवरहेड लाइन के ओपन भूमि की अंदर दत्ती हैं, उनका अपन क्या कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, पर जो ऊपर खंभे के द्वारा जाती हैं तो पता पड़ जाता है कि यहाँ पर तार टूटा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, प्रश्न है 23वां कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है, किस स्थिति में ले जाता है उपभोक्ता तक। तो पहला है मोबाइल सब स्टेशन, दूसरा है खनन सब स्टेशन, तीसरा है माध्यमिक सब स्टेशन। तो बेटा बताएंगे तीनों में, हमारा एक ऑप्शन इधर भी है वितरण सब स्टेशन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, वितरण स्टेशन। तो प्रश्न है हमारा 24वां, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जब हमारा डिस्क इंसुलेटर होता है अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि पूरी तार बेकार हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन है कोई भी प्रभाव नहीं, सामान्य रूप से संचालित होता है, और तीसरा ऑप्शन है बेटा हमारा केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, और चौथा ऑप्शन है हमारा कि समीपवर्ती इंसुलेटर और आसन इंसुलेटर कार्य नहीं करेगा। तो चारों में से ऑप्शन कौन सा रहने वाला है बेटा, 24 में कमेंट करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी और बाकी की सारी कार्य करेंगी। प्रश्न है हमारा 25वां, जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम कोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है। भाई जो स्पार्किंग है उसको कैसे रोका जाता है, प्रश्न की मुख्य जड़ जी यहां पर। तो पहला ऑप्शन है कि बांधने वाले घुमावों को पास पास रखना, दूसरा ऑप्शन है कि बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना, तीसरा ऑप्शन है कंडक्टरों के नीचे गार्ड तारों को प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक बंधन प्रदान करना। तो चारों ऑप्शन है, कौन सा रहने वाला है, 25 में बेटा कमेंट करेंगे, राइट आंसर बताएंगे।
तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा बताएंगे इसमें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना। प्रश्न है हमारा 26वां। OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा हो? 1 सेमी, समझ गए ना, छोटा हो, ठीक है। ये चिन्ह किसका है? छोटे का। तो नगण्य हो जाता है पहला ऑप्शन। दूसरा है अधिकतम तक बढ़ जाता है। तीसरा है कोई असर नहीं वही रहता है। और चौथा है मान का आधा घट जाता है। तो क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर बेटा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाता है, ठीक है ना। तो आज की पीडीएफ में हमने जो चैप्टर था वो कवर किया। जो बच्चे हमारी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।